गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन सेंटर पर आपका स्वागत है। इस समय हम आपको नदियों से टेस्ट करवा रहे हैं और आप नदियों से टेस्ट, इसके जस्ट पहले आपने पर्वतों से टेस्ट दिया था, ये नदियों से है। 10 क्वेश्चनों का सेट ये भी है। इसके जस्ट पहले एक वीडियो अपलोड हुआ था, वो भी 10 क्वेश्चन का था, नदियों से ही था। उसके आगे से आज 11 से 20 के बीच में है। क्वेश्चन करिए, कोशिश करिएगा कि आपका 9 से 10 के बीच में सही हो। अगर इतना आप सही कर रहे हैं तो नदियों की तैयारी आपकी बहुत बेस्ट मानी जाएगी। हाँ, अगर 7 से 8 के बीच में तैयारी सही हो रहा है तब भी आपकी तैयारी ठीक मानी जाएगी। लेकिन कोशिश करिए कि इससे कम सही ना हो, मतलब कि इससे ज़्यादा सही हो, ये कहने का मतलब है। और अगर आप पढ़े नहीं हो तो एक बार अच्छे से पढ़ के तब टेस्ट दीजिए ताकि अच्छे से नंबर आए आपको। चलिए फिर टेस्ट शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखें आप, फिर हम आंसर बताएंगे। थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो आप डिटेल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अन्य पेपरों में जो डिटेल बताते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन मिलने की संभावना रहती है। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में जो सांगपो नदी बहती है वो किधर, कहाँ से प्रवेश करती है भारत में? ऑप्शन है असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। सोचें, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। दरअसल सांगपो, सांगपो का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र को ही तो सांगपो बोलते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, अगर जरा से भी ध्यान से सुने होंगे तो ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा आपसे। आइए थोड़ा सा बताते हैं डिटेल इसका। ये देखें भारत का मैप, थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ इसे, ये देखिए। अब हम आपको सांगपो की वास्तविक स्थिति बताते हैं। इधर से ये यहाँ से निकली है ब्रह्मपुत्र, ये जब तिब्बत में प्रवाहित होती है ना तो इसे बोलते हैं सांगपो। और ये यू टर्न लेती है, यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश है, यहीं से ये प्रवेश करती है और इधर ये असम में आती है। असम के बाद बगल से निकलती है और पश्चिम बंगाल आती है। ध्यान रखिएगा, ये मेघालय में नहीं जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये सांगपो के नाम से, यहाँ ये सांगपो के नाम से जानी जाती है। एक चीज़ यहाँ जानते रहिएगा, ये इस राज्य में मतलब मेघालय में प्रवेश नहीं करती है, इसको ध्यान रखिएगा। नहीं तो बहुत लोगों को लगता है सीध में पड़ता है, ऐसे हो सकता है मेघालय से आई हो, मेघालय नहीं गई है। असम, तिब्बत में इसे सांगपो बोलते हैं और इधर अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिहांग गाज गड्ढा है, वहीं से प्रवेश करती है। और इसलिए इसे अरुणाचल प्रदेश में जहाँ ये प्रवेश करती है वहाँ पर इसे दिहांग बोलते हैं। जैसे ही यह असम में आती है, ये क्षेत्र असम का है, यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, ये असम का है। जब असम में आती है तो यहाँ पर इसे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, जिसके नाम से हम भी इसे ब्रह्मपुत्र जानते हैं। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर आती है बांग्लादेश में, यहाँ पर इसका नाम जमुना हो जाता है, उसके बाद ये गंगा से मिल जाती है। तो इसके 3-4 नाम हैं, ये आप याद रखेंगे। और यू टर्न, एक बार क्वेश्चन आया था, कौन सी नदी यू टर्न करके भारत में प्रवेश करती है? देखिए आप, यू टर्न, यू आकार का टर्न बन रहा है और अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ये नदी है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र, जिसे से तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। एक चीज़ और जानते रहिएगा, ये वाला जो आप भाग देख रहे हो, ये इतना जो पैक हो रहा है, इसे नेपाल बोलते हैं। और इधर वाला जो भाग इतना खाली है, ये वाला भाग जो ये वाला है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, इधर म्यांमार मिलेगा, और इधर ये तिब्बत है, और इधर पाकिस्तान है। इसको आप जानते रहिएगा, ये जनरल चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करते हैं कि आपसे गलत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन ध्यान से देखें, अगर पिछला वीडियो आप अच्छे से देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 2700 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 3300 किलोमीटर। सोचिए। चलिए आप आंसर सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। एक मिनट, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, 2900 किलोमीटर। लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों की लंबाई है। थोड़ा सा मैं आपको मैप में दिखाता हूँ दोनों को, इधर देखें आप, मैप ध्यान से देखें। यहाँ से निकली है सिंधु नदी, जो
दमचौक चिल्लास से प्रवेश करती है और दमचौक से बाहर निकलती है और इधर से ऐसे जाकर अरब सागर में गिरती है। और यहीं से निकली है मानसरोवर झील के पास से तिब्बत के ब्रह्मपुत्र नदी और इधर से आती है। तो दोनों की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। ये आप जानते रहिएगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अभी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही था। यहाँ पर देखें आप, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें और बीपीएससी में पूछा जा चुका है 1994 में, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? काफ़ी सरल क्वेश्चन है। सिंधु नदी का, सतलज का, ब्रह्मपुत्र का, इनमें से सभी का? सोचें, मानसरोवर झील के पास से किस नदी का उद्गम है तिब्बत में? चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों का उद्गम होता है। यहाँ पर देखें आप, दरअसल आप पिछला वीडियो अगर ध्यान से देखे होंगे तो ये चीज़ें वहाँ पर मैं बताया था, एक बार फिर से आप देख लें। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, यहीं से निकली है सिंधु नदी, ये ऐसे आई है और ऐसे गई है। यहीं से निकली है सतलज नदी और ये ऐसे जाकर इसमें मिल जाती है। और यहीं से निकली ब्रह्मपुत्र नदी और ये ऐसे आती है, इधर से आती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तिब्बत का मानसरोवर, यहाँ पर कैलाश पर्वत श्रृंखला है ऐसे, जो इधर से ऐसे आया हुआ है। और यहीं पर मानसरोवर झील है और यहीं पर एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। उसी के पास से मानसरोवर झील बना हुआ है और वहीं से ये तीनों नदियाँ निकलती हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये 2 राज्यों से जाती है, यह केवल एक राज्य से जाती है। अगर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ब्रह्मपुत्र भारत के कितने राज्यों से जाती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर आंसर आपको मिल गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आंसर डी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, काफ़ी मशहूर क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र? सोचिए कौन सी नदी है जो विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली का निर्माण करती है? चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से इसको देखिए, ध्यान से देखें आप इधर। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलेगी और ऐसे आएगी, यू टर्न लेगी, अरुणाचल प्रदेश से असम होते हुए बगल से यहाँ से निकल के यहाँ पर आती है। तो जब ऊंचाई से नदियाँ आती हैं तो बहुत सारी मिट्टियाँ काट के अपने साथ लाती हैं, लेकिन जब वो समतल मैदान में आने लगती हैं तो वो मिट्टियाँ उनसे ढोया नहीं जाता, तो अपने रास्ते में ही गिरा देती हैं। आप जानते हो, जब ऊंचाई से नदियाँ गिरती तो बहुत मिट्टी अगल बगल काटती है, लेकिन जहाँ पर जब समतल मैदान में रेंगते हुए चलती हैं तो वो मिट्टियाँ उनसे ले नहीं जाया जाता, तो अपने सामने ही छोड़ देती हैं। तो जब ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से और अरुणाचल प्रदेश से ढेर सारी मिट्टी काट के असम में लाती है और फिर असम के समतल मैदान में जब वो आती है तो वो मिट्टी उससे आगे नहीं ढोया जाता, तो धीरे धीरे इकट्ठा कर दी और बगल से निकल गई। तो बगल से बहने लगी और बीच में मिट्टी ढेर सारे इकट्ठा हो गया, तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ एक क्षेत्र निकल आया, उसे ही नदी द्वीप बोलते हैं। दरअसल बात ये है, जब कोई स्थलीय क्षेत्र समुद्र के बीच में निकलता है, चारों तरफ से समुद्र का पानी होता है, तो उसे द्वीप बोलते हैं। जैसे लक्षद्वीप हुआ, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ, क्योंकि उनके चारों तरफ पानी है। जैसे श्रीलंका, वो एक द्वीप है, उसके चारों तरफ पानी है। ग्रीनलैंड एक द्वीप है, उसके चारों तरफ पानी है। ऐसे ही अगर किसी नदी के बीच में ऐसा बन जाए तो वो नदी द्वीप बोला जाता है। तो ऐसे ही माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी में बन गया है, बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा है वो। उस नदी द्वीप पर कुछ जनजातियां भी निवास करती हैं। तो ये माजुली द्वीप है, तो ध्यान रखिएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, इसको जानते रहिएगा। और जो उसमें कृष्णा, कावेरी और गोदावरी थी नदियाँ, उनका थोड़ा बता देते हैं किधर से बहती हैं। आप देखें, गोदावरी नदी नासिक से निकली है, महाराष्ट्र के नासिक से ऐसे प्रवेश करेगी और यहाँ आंध्र प्रदेश से यहाँ जाती है। कृष्णा नदी को आप देखेंगे तो ये कर्नाटक से होकर ऐसे यहाँ जाती है। और कावेरी देखेंगे तो आप तमिलनाडु में वो मुख्य रूप से ऐसे जाती है, तमिलनाडु के मुख्य रूप से प्रवेश करके बहती है। ध्यान रखिएगा, सबकी सभी दक्षिणी नदियाँ हैं और वो सब उत्तरी नदियाँ हैं, वो सब उत्तर की नदियाँ थी, वो उत्तर से भारत में प्रवेश की थी। और एक चीज़ जानते रहिएगा, कृष्णा नदी, सॉरी गोदावरी नदी, ये जो आप देख रहे हो, ये जहाँ डेल्टा बनाती है वो स्थान है राजमुंद्री।
राजमुंदरी के पास ये भी डेल्टा बनाती है। और राजमुंदरी में क्या है, राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। और जो ये गोदावरी नदी है, ध्यान रखिएगा। और ये कृष्णा नदी जहाँ डेल्टा बनाती है वो स्थान है विजयवाड़ा, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये कावेरी नदी इधर से गई हुई है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा इनका भी। तो यहाँ अक्सर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाए, लेकिन अगर आप नदियों को अच्छे से समझे होंगे तो गलती नहीं होगी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। चलो इसको दिखा देते हैं आपको मैप में। देखें यहाँ ध्यान से, आप भारत का मैप देखें आप अच्छे से, इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अच्छे समझें इसको। देखिए, आप जानते हो गंगा नदी उत्तराखंड से निकली है, ऐसे जाती है और ये यहाँ से ऐसे चली जाती है। और गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है यमुना नदी, वो भी ऐसे चलती है और यहाँ दिल्ली से होकर, दिल्ली यमुना नदी के किनारे आप जानते हो, फिर ऐसे आती है। और एक मिनट, थोड़ा सा चित्र गड़बड़ हो गया। आप देखें, यहाँ से निकली गंगा नदी और ऐसे जाती है, यहाँ से प्रवेश करती है, ऐसे यहाँ से निकल जाती है। और यमुना नदी ऐसे आती है दिल्ली से होकर और प्रयागराज में आकर मिलती है यमुना नदी किससे, गंगा से। ये तो आप जानते हो, गंगा यमुना का संगम होता है प्रयागराज में। और इधर से निकली है, यहाँ से निकली है चंबल नदी, ऐसे जाकर इटावा में यमुना से मिलती है, आप पढ़े होंगे। और एक नदी निकली है सिंध नदी, ये भी जाकर मिलती है इससे, यमुना से। वैसे ही एक नदी और निकली है, उस नदी का नाम है बेतवा नदी, वो ऐसे निकलती है ललितपुर से होकर यहाँ पर आकर इससे मिलती है। तो बेतवा नदी आप देखो, अगर कोई नदी नीचे से ऊपर जा रही है तो इसका मतलब क्या है, दक्षिण से उत्तर जा रही है, क्योंकि चार दिशाएं जो बनती हैं, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है। तो नीचे से ऊपर जा रही, देखो आप इधर से ऐसे जा रही है, तो ये दक्षिण से उत्तर जा रही है, अतः बेतवा नदी सही आंसर होगा। बाकी जो और नदियाँ थी उनको थोड़ा देख लीजिए आप, मैप हम थोड़ा ऊपर कर रहे हैं। गोदावरी थी, कृष्णा और कावेरी, इनको आप थोड़ा देख लीजिए। महाराष्ट्र से निकली नासिक से गोदावरी, फिर कावेरी, उसके बाद कृष्णा नदी है ये, और ये गोदावरी नदी है। और ये वाली कावेरी नदी आपको यहाँ से मिल जाएगी, ऐसे आई हुई है ऐसे। तो ये सब दक्षिण की नदियाँ थी और सब के सब आप देख लो पश्चिम से पूर्व की दिशा में बह रही हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ध्यान रखिएगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा और आपसे गलती अब नहीं होगी पेपर में अगर आएगा आप कहीं से तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही था, बेतवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखें ध्यान से। क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? हालांकि कहा जाता था, है लिख दिया गया है। ऑप्शन है गंडक, कोसी, सोन, गंगा। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, कोसी नदी। ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, बहुत जनरल फैक्ट है, कई बार पेपर में आ चुका है, तो बहुत विख्यात क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं मैप से आपको बताना चाहता हूँ। इधर देखें, ये मैप आपको दिख रहा होगा, इधर देखें, ये बिहार है। ऊपर से ऐसे आती है कोसी नदी, और जब बिहार नेपाल वाला क्षेत्र, ये आपको जानते हो नेपाल है, नेपाल में महान हिमालय, लघु हिमालय सब फैला हुआ है, तो महान हिमालय के पास से निकलती है, तो काफ़ी ऊंचाई से निकलती है। बहुत सारी मिट्टी ऊंचाई से जब नदी चलती है बहुत मिट्टी काटती हैं, बहुत सारी मिट्टी काट के ये लाती है। लेकिन जब बिहार में आती है तो मिट्टी अपने सामने फैला लेती है, तो रास्ता बदल जाती है, क्योंकि मिट्टी जब सामने आ जाएगा तो ये आगे नहीं बढ़ पाती, तो बगल से निकलती है तो रास्ता भटक जाती है। ऐसे कोसी रात भर में रात में रास्ता भटक के दूसरे ज़िले से दूसरे ज़िले में प्रवेश कर जाती थी। तो ऐसे गांव डूब जाते थे, लोगों के गांव में बाढ़ आ जाती थी, लोगों के घर डूब जाते थे। तो इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता था। हालांकि अब उस पर बांध बनाकर उसके जल को नियंत्रित कर लिया गया है तो कोसी पे, लेकिन इसे बिहार का शोक कहा जाता था। और इसने जो सर्वाधिक रास्ता बदला था वो था 176 किलोमीटर। अब आप सोचो कि आपके घर से 176 किलोमीटर दूर कोई नदी बह रही है
और आप इससे निश्चिंत हो कि वो नदी आपके गांव में नहीं आएगी, और रात में आपके सोने के बाद सुबह आप देखा कि वो 176 किलोमीटर की दूरी तय करके आपके घर को डुबो कर वो नदी चली गई, और आपको बहुत सारा नुकसान हुआ, आपकी फसल बर्बाद हो गए, गाँव घर डूब गया, मवेशी सब डूब गए, तो आपका नुकसान हुआ, तो आपके लिए एक शोक संदेश हो गया। और इसीलिए ऐसे ये रास्ता बदलती थी और बहुत सारा नुकसान कर देती थी, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही था। आशा करते हैं कि ये आपसे गलत नहीं हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, गलत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? गंगा, यमुना, सतलज, रावी। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। सतलज नदी हिमालय पार नदी, पिछला वीडियो का पहला ही क्वेश्चन था ये। हिमालय पार नदियों में कौन आता है? सतलज नदी आती है, क्योंकि हिमालय के पार से इसका उद्गम हुआ है, तो इसको याद रखेंगे आप। यहाँ देखें, आप थोड़ा सा देख लीजिए, हालांकि पता है आपको, मुझे लग रहा है। यहाँ देखें, ये महान हिमालय ऐसे गया हुआ है और इसके पीछे से यहाँ से निकलती है सतलज नदी, तो इसलिए इसे हिमालय पार की नदी कहते हैं। और अगर सिंध को भी बोले तो सिंध को भी हिमालय पार नदी बोलोगे आप, और ब्रह्मपुत्र को भी हिमालय पार नदी बोलोगे, क्योंकि ये हिमालय के पार से उद्गमित होकर इस तरफ आई हुई है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, अपना रूप बदल कर फिर से आया हुआ है। निम्नलिखित में से नदियों में से कौन एक विनाशक नदी है? विनाशक नदी कहलाती है नर्मदा, तापी, कोसी, गंडक। सोचें, कौन सी नदी है? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, कोसी नदी। कोसी नदी को हमने बताया था बिहार में इसकी वजह से शोक आता था, ज़्यादा बाढ़ आती थी, इसलिए इसे विनाशक नदी या फिर बिहार का शोक कहा जाता था। ऑप्शन में अगर दामोदर रहा होता तब भी वो भी सही हो जाता, क्योंकि दामोदर नदी बिहार बंगाल का शोक है। अगर ऑप्शन में महानदी रही होती तब भी सही हो जाता, क्योंकि महानदी उड़ीसा का शोक है। तो ये सब चीज़ें जानते रहिएगा, जहाँ जिस नदी से प्रॉब्लम होती है उस नदी को वहाँ का शोक कह देते हैं। तो ऑप्शन सी सही है, ध्यान रखिएगा। नर्मदा, ताप्ती, गंडक को थोड़ा मैं आपको मैप में दिखा दूँ कहाँ पर है। मैप देखें ध्यान से आप। नर्मदा नदी यहाँ से निकली हुई है अमरकंटक के पहाड़ी से, और ऐसे आकर खंभात खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी भी इधर से ही निकली हुई है और आकर ये भी खंभात खाड़ी में गिरती है। और नर्मदा, ताप्ती और गंडक नदी थी, तो गंडक के बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको। ये जो गंगा ऐसे गई है तो इधर से आकर गंडक भी इसमें मिलती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गंगा की सहायक है गंडक, ये जानते रहिएगा। और बाकी ये दोनों अरब सागर में गिरती हैं, उल्टा बहती हैं, ये भी आप जानते रहिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही था, सॉरी डी नहीं, सी सही था, कोसी नदी। बाकी इनके बारे में भी मैंने आपको बताया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? सोन, गंडक, हुगली, दामोदर। सोचें, अगर लेक्चर पे थोड़ा सा ध्यान रहा होगा तो ये गलत नहीं होगा। चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, हमने बताया था कि कोसी नदी को बिहार का शोक, दामोदर नदी को बंगाल का शोक, और महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, क्योंकि इनसे बहुत प्रॉब्लम आती थी। हालांकि अब बांध बनाकर कंट्रोल कर लिया गया है। तो ये ऑप्शन डी सही है। थोड़ा सा इसको मैप में दिखा देते हैं। सोन, गंडक, हुगली और दामोदर। इधर देखिए आप, एक मिनट, यहाँ पर आप देख लीजिए, सोन नदी यहाँ से निकली हुई है और इधर जाकर ये गंगा में मिल जाती, गंगा ऐसे गई हुई है, ध्यान रखिएगा। तो सोन नदी गंगा में जाके मिलती है। सोन हुई, गंडक हुई, हुगली नदी आपको यहाँ से मिलेगी, ऐसे आई हुई है, बंगाल खाड़ी में गिरती है। और दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और आकर मिल जाती है हुगली नदी में। तो दामोदर हुगली की सहायक है और हुगली नदी आकर गिरती है बंगाल खाड़ी में। तो सभी नदियाँ आपको दिखा दिए हैं, और दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता था, क्योंकि इस नदी से बंगाल में बहुत बाढ़ आता था, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता था, ध्यान रखिएगा इसको।
चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन में चलते हैं, हालांकि थोड़ा सा कठिन हो सकता है आपके लिए। अंतिम क्वेश्चन है, गलत मत करिएगा, अंत भला तो सब भला। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती हैं? क्वेश्चन ध्यान से देखें आप। चंबल बेतवा, चंबल सोन, नर्मदा सोन, नर्मदा बेतवा। सोचिए कौन सी नदियां हैं वो दो। ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है ये, तो गलत नहीं होना चाहिए, सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, नर्मदा और सोन। ये दोनों नदियाँ अमरकंटक के पठार से ही निकलती हैं, अमरकंटक के पठार से ही निकलती हैं, लेकिन अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं नर्मदा और सोन को। मैप देखें आप ध्यान से, इधर देखें आप। हमने आपको बताया था, इधर देखें, हमने आपको बताया था गंगा नदी ऐसे गई हुई है। अब यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी, यहाँ पर है अमरकंटक का पठार, यहीं से निकली नर्मदा नदी और ऐसे प्रवाहित होते हुए आके खंभात खाड़ी में गिर जाएगी। और यहीं से निकलती सोन नदी और ऐसे प्रवाहित होती हुई जाकर गंगा में मिलती है। तो जस्ट देखो आप, विपरीत दिशा में जा रही हैं, नर्मदा इधर जा रही है और सोन इधर जा रही है। और उसमें ऑप्शन था एक चंबल और बेतवा। अगर आप चंबल बेतवा को देखोगे तो चंबल ऐसे जाती है और आकर यहीं पर यमुना नदी ऐसे आई हुई है तो इससे मिल जाती है, और बेतवा भी ऐसे जाती है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो जितने भी ऑप्शन थे आप देख लेंगे। एक ऑप्शन था चंबल और सोन, तो चंबल आप देखेंगे तो चंबल ऐसे गई है, ऐसे, और सोन ऐसे गई है, तो दिशा एग्जैक्ट अलग नहीं है। नर्मदा और बेतवा वो भी अलग नहीं है, नर्मदा ऐसे गई है और बेतवा ऐसे गई है, तो ये भी अलग नहीं है। जितना अलग है नर्मदा और सोन, नर्मदा यहाँ से निकली और ऐसे गई है, खंभात खाड़ी में गिरती है, और सोन भी यहीं से निकली ऐसे गई है और गंगा नदी में मिल जाती है, जस्ट अपोजिट जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा नदियों का डिटेल अगर आपको नॉलेज फिगर के साथ हुआ हो, अगर आप फिगर से पढ़े हों तो ये गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं 10 क्वेश्चन। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हुआ होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, नर्मदा और सोन। 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपका कितना नंबर आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको चैनल से फ़ायदा मिल रहा है तो आप उन बच्चों के पास भी शेयर कर दीजिए जो तैयारी में लगे हुए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।